स्वागत है आपका। मैं कमल वास्केले। दोस्तों, आप देखे होंगे पिछले वीडियो में कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जिस कंपनी का आगमन हुआ था वो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक डेनमार्क की कंपनी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर मैं मेरे वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि हम भी भारत में जाकर अपना व्यापार करें, परंतु ये अपने व्यापार में कभी भी सफल नहीं हो सकी। क्यों? इसका कारण ये था कि अगर पहले से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी और पुर्तगाली कंपनी जो आ रखी थी भारत के अंदर, ये अपना अच्छी तरह भारत के अंदर व्यापार कर रही थी। इनका व्यापारिक व्यवहार अच्छी तरह था, इसीलिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कभी भी भारत के अंदर सफल नहीं हो सका। तो इन्होंने क्या करा, अपने को ईसाई धर्म तक प्रचार प्रसार तक सीमित कर लिया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते, जो कि तंजौर जिले का जो टेकवेकार स्थान है, टेकवेकार में उन्होंने 1620 में पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। और बंगाल, आप देख रहे हैं कि बंगाल जो है, बंगाल में इन्होंने सेरमपुर या श्रीरामपुर में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। और श्रीरामपुर को भारत के अंदर उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी बना देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1745 में अपनी सभी कंपनियां ब्रिटिश कंपनी को बेचकर भारत के अंदर से चला जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं फ्रांसीसी कंपनी जो यूरोपियन कंपनियों में सबसे अंत में आई थी, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आती है और ये भी 1748 में अपनी सभी कंपनियां ब्रिटिश कंपनियों को बेचकर चले जाती है। तो देखते हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनियां आई थी 1664 में आती है और अपना व्यापार किस तरह चलाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी को देखते हैं कि यह कंपनी कैसा अपना व्यापार चला रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी का आगमन हुआ था सबसे अंत में। जिस कंपनी का आगमन, उसके बाद कोई कंपनी नहीं है, ये सबसे अंतिम कंपनी है। तो दोस्तों, इस कंपनी का भी आने का भी कुछ उद्देश्य तो होगा। तो किसी ने सोचा होगा कि हम भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। तो लुई 14वें नाम का एक व्यक्ति था, उसका मंत्री था कोलबर्ट ने सोचा कि हम भी पूर्वी देशों के साथ जाकर व्यापार करते हैं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते हैं। तो इन्होंने एक सरकारी कंपनी बनाई और उस कंपनी में टीम तैयार करा और तैयार करने ये एक सरकारी कंपनी बनाई जिसका नाम था कंपनी दो ओरिएंटल। इनको इन्होंने 1664 में भेजा अफ्रीका के, आप देख रहे हैं अफ्रीका के दक्षिण में जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर अरब सागर से होते हुए इनको भेजा। तो ये मिशन इनका फेल हो गया था। 1664 में ही आए तो इनका मिशन फेल हो गया था। इसके बाद उन्होंने 1659 में फेक्रो केरो नामक के नेतृत्व में एक दूसरी टीम इन्होंने तैयार करा और उस व्यक्ति का नाम था मरकारा के नेतृत्व में उन्होंने एक दूसरी टीम तैयार करा। और फेक्रो केरो के साथ जो भारत के अंदर, फिर मरकारा और फेक्रो केरो दोनों ये टीम अपनी टीम को लेकर ये भारत के अंदर आए थे। और आप देख रहे होंगे कि ये लोग कहाँ आते हैं भारत के अंदर। जो भी कंपनी आई थी सूरत में आती और सूरत में ही इन्होंने भी आकर सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। 1668 में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना भी कर दी। उसके बाद में मरकारा ने सोचा कि हमें सही ढंग से, अच्छे ढंग से हमें यहाँ व्यापार चलाना चाहिए और इसके लिए भी व्यापार चलाने के लिए यहाँ पर कुछ जगह चाहिए और कुछ अधिकार पत्र चाहिए हमको। तो इन्होंने क्या करा, गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के सुल्तान, जो गोलकुंडा आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से लगभग ये 10-11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गोलकुंडा के सुल्तान से जाकर मिला और कहा कि भाई साहब, हमें यहाँ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र चाहिए, क्या हमें दे सकते हो व्यापार अधिकार पत्र? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने इनको एक अधिकार पत्र दे दिया कि जाओ तुम भी यहाँ पर अपना व्यापार चलाओ। तो फ्रांसीसियों ने सोच रहा है कि हम अब यहाँ शांति से अपना व्यापार चला सकते हैं। तो 1669 में अधिकार पत्र इनको मिल गया और इसने फिर मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना भी कर दी। और फ्रांसीसियों के मन में चल रहा था कि अब हम यहाँ पर अपनी शांति से अपना व्यापार चलाएंगे और अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करेंगे, हम सही ढंग से यहाँ पर व्यापार चला सकेंगे। लेकिन अचानक इनके मन में कौन सी भावना जगी कि इन्होंने क्या करा, एक ऐसे विद्रोही आदमी को भेजा जिसका नाम था दिलाहे।
इनको इन्होंने मद्रास के पास में एक क्षेत्र हुआ करता था संथाली, संथाली में भेज दिया कि जाके संथाली को जाकर छीन लो और यहाँ पर अपना अधिकार कर ले। तो दिलाई ने क्या करा, मद्रास में गया और संथाली पर जाकर अपना अधिकार कर लिया, संथाली को इन्होंने छीन लिया। तो देखो 1669 में अधिकार पत्र प्राप्त किया और 1672 में उनके ही क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये बात गोलकुंडा के सुल्तान को अच्छी नहीं लगती है, तो ये डोचों के साथ मिलकर इन फ्रांसीसियों को वहां से इनका अधिकार पत्र भी छीन लेते हैं और संथाली को भी छीनकर इनको यहाँ से भगा देते हैं। फिर उसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी ने सोचा कि यार हमें लड़ाई क्यों करना है, हमें यहाँ पर झगड़ा क्यों करना है, एक दूसरे के क्षेत्र क्यों छीन रहा है, जितना मिल रहा है उतने पे ही व्यापार कर लेते हैं, हमें तो व्यापार करना है। तो इन्होंने 1673 में एक संधि की और वहां पर उस संधि में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की, जिसका चेयरमैन हुआ, जिसका निदेशक हुआ करता था फेक्रो मार्टिन। उसके साथ और एक और आदमी था जिसका नाम था वेलांग। इन्होंने वालीगंडापुरम में एक मुस्लिम शासक से मुलाकात की जिसका नाम था शेरखान लोदी। शेरखान लोदी से उन्होंने जाकर कहा कि भाई साहब हमें व्यापार करने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो शेरखान लोदी ने इनको एक छोटा सा गांव उठाकर दे दिया और कहा कि तुम अपना यहाँ पर अपना व्यापार चला सकते हो। तो इन्होंने इसी गांव को इतना समृद्ध बना दिया कि इसको पांडिचेरी के नाम से जाना जाने लग गया है। अब देखो पांडिचेरी, वर्तमान में इसको पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। पांडिचेरी का निदेशक, उन्होंने पांडिचेरी का निदेशक भी फेक्रो मार्टिन को ही बना दिए थे। इनके बाद डचों की नजर पड़ गई इनके ऊपर। 20 साल बाद डचों ने देखा कि कल तक तो इनको यहाँ से मार के भगाए थे हमने, और आज जाके इन्होंने पांडिचेरी बसा लिया यहाँ जाकर, और इन्होंने किलेबंदी भी कर ली। उस पांडिचेरी के इतनी समृद्ध बनाया कि उसको किलेबंदी, चारों ओर दीवारें बना दी और ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रियां बना दी वहां जाकर। इतना समृद्ध बनाया कि वो जो 20 साल बाद आप देखोगे कि 40,000 जनसंख्या हो जाती है, और यही जनसंख्या कलकत्ता और मद्रास और आंध्र प्रदेश, इनमें 10,000 20,000 जनसंख्या। और देखो जो बाद में जाकर जो पांडिचेरी नाम का जो गांव बसाया उन्होंने, वहां पर 40,000 जनसंख्या। आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। तो डचों की नजर पड़ी और इन्होंने क्या करा कि सीधे ही इनको 20 साल बाद इन्होंने पुनः हमला कर दिया फ्रांसीसियों पर और पांडिचेरी को छीन लिया। अब देखो 1697 में एक संधि होती है और जिस संधि का नाम था रिजविक की संधि। रिजविक की संधि में डचों ने सोचा कि क्यों अपने खाने दो, इनको वापस दे देते इनका क्षेत्र ना, क्यों इनको छीने। तो इन्होंने 1697 में इनका क्षेत्र जो कि पांडिचेरी को इन्होंने वापस कर देते हैं। और पांडिचेरी को वापस करते 1697 में से 1606, यानी कि 9 साल बाद आप देख रहे हैं पांडिचेरी की जनसंख्या 40,000 हो गई है। काफी समृद्ध बना लिया पांडिचेरी को इन्होंने। पांडिचेरी, और देखो 1690 में एक और इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना करी थी बंगाल, जो चंद्रनगर स्थान है बंगाल के अंदर यही है। तो चंद्रनगर में इन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और देख रहे 1620 से 1642 तक देखो ये पांडिचेरी इतना समृद्ध हो गया कि अपने चरम उत्कर्ष के ऊपर आ गया। पांडिचेरी इतना समृद्ध बना दिए इन्होंने 1620 से 21 तक। इसके बाद में उसने ये चरम उत्कर्ष पर आ गया क्योंकि वहां के जो गवर्नर हुआ करते थे 2-3, जो डुप्ले तथा ल्यूमा और ड्यूमा, ये लोग इतने ऐसे लोग थे कि भारत के अंदर इन्होंने कभी भी हस्तक्षेप नहीं करा। भारत के अंदर इन्होंने कभी भी हस्तक्षेप नहीं करा। तो डुप्ले की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1621 में देखते हैं कि मॉरिशस, 1621 में इन्होंने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था, 1621 में मॉरिशस और 1625 में माहे यमन, जिसको आप देख रहे हैं पांडिचेरी, और 1639 में ना एक कराईकल नाम का क्षेत्र आप जो देख रहे हैं इसकी स्थापना करते हैं। डुप्ले जैसे ही भारत के अंदर से जाता है, आप देख रहे हैं कि डुप्ले का बहुत योगदान रहा भारत के अंदर, क्योंकि डुप्ले एक ऐसा इंसान था कभी भी भारत के अंदर इन्होंने हस्तक्षेप नहीं करा। तो इन्होंने क्या करा, अच्छे से यहाँ पर क्षेत्र बसाए पांडिचेरी को, और ऐसे कुछ क्षेत्र बसाए मॉरिशस, यमन, माहे तथा पांडिचेरी और कराईकल, इन्होंने क्षेत्र बसाए क्योंकि इन्होंने कभी भी हस्तक्षेप नहीं करा।
तो अच्छे से व्यापार चल रहा था, इनका चरम उत्कर्ष ऊपर आ गया था। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर से डूबले जाता है तो इनका प्रभाव भारत के अंदर बनने लग जाता है। अब देखो इनका क्या हाल होगा। तो इनका संघर्ष जैसे ही डुबले भारत के अंदर से बाहर होता है कि इनका सीधा संघर्ष डोचों और अंग्रेजों से हो जाता। आप देख रहे हैं कि अगर डोचों से होता वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर अंग्रेजों से इनका संघर्ष हो गया तो आप सोचो इनका क्या होगा। तो ये इनका युद्ध होता है कर्नाटक के क्षेत्र में, जो कर्नाटक हुआ, कर्नाटक में एक क्षेत्र का नाम था कार्नेटिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में इनका युद्ध हुआ तो इसको कार्नेटिक युद्ध के नाम से भी जाना जाएगा। और देख रहे हैं 16 और इनके ये 1648 में ये फ्रांसीसी कंपनी भी अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश के हाथों सौंप कर ये भी अपना व्यापार यहाँ से खत्म कर देती है। और इनका युद्ध होता है 1640 से 48 के बाद 2-3 साल चलता है, 2-1 साल चलता रहता है। उसके बाद में ये कंपनी यहाँ से समाप्त हो जाती। फिलहाल इतना ही दोस्तों। अब कार्नेटिक युद्ध के बारे में हम आगे वाले वीडियो में आपको बताने वाले। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को वापस आकर देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।